हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 4 प्रभात। कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। आइए हम इसे आज पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे थे पाठ 4 प्रभात, जिसके कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के माध्यम से, प्रभात के माध्यम से यह बताया है कि जब सूर्योदय होता है तो उसका प्रकृति के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने सूर्योदय के समय का किया हुआ है। हम लोगों ने अब तक इस कविता में आधा पढ़ लिया है। यह प्रभात कविता का दूसरा वीडियो है। हमने अब तक इसमें पढ़ा, कवि कहते हैं कि सूर्योदय हो चुका है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है और नदियों के झरने, नदियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। पूर्व की दिशा में लालिमा फैल चुकी है, आकाश लाल रंग का हो गया है। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि अंधकार का नामो निशान इस धरती पर अब नहीं है, चारों तरफ केवल ऊषा हंस रही है। साथ ही साथ अब लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, आंखें खुल रही हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं और साथ जो बंधन थे वो बंधन मुक्त हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों को पढ़ना था जागो जगती के सुप्त बाल। जगती अर्थात धरती, पृथ्वी, सुप्त अर्थात सोए हुए, बाल मतलब बालक, बच्चे। कवि कहते हैं देश के, धरती के जो नवयुवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको कवि संबोधित करते हुए हैं कि हे धरती के बच्चों, प्रातः हो चुकी है, सूर्योदय हो चुका है, चारों तरफ प्रकाश फैल चुका है। अब सोना छोड़ करके तुम सब उठ जाओ, क्योंकि तुम देश के भविष्य हो, तुम धरती के भविष्य हो, तुम आने वाले कल का सूर्य हो, तुम आने वाले कल का भविष्य हो। तुम्हारे हाथ में ही विश्व की बागडोर होनी है, इसलिए प्रातः हो चुकी है, अब तुम सभी सोना छोड़ करके उठ जाओ। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कवि ने, भारत भूषण अग्रवाल जी ने बालकों को क्या संबोधित किया है। तो कवि ने बालकों से यह संबोधित किया है कि आप सब सोना छोड़कर उठ जाओ, पलकों की पंखुरियां खोलो। पंखुरी, फूल का जो भाग होता है उसे पंखुड़ी कहते हैं, पलक आंखों का जानते हैं। कवि कहते हैं कि हे बच्चों, सूर्योदय हो चुका है, अब आप अपनी पलकों को खोल लीजिए, सोना छोड़ दीजिए। मधुकर के अलस बंध। कवि कहते हैं आगे कि जिस तरह से भंवरा होता है काले रंग का, उसी तरह से तुम्हारी अलसाई हुई आंखें, यहाँ मधुकर मतलब भंवरा या उसी के प्रतीक में आंखें, अलस बंध यानी आलस्य से बंधी हुई, उसी तरह से मधुकर के समान, भंवरे के समान दिखाई पड़ने वाली जो तुम्हारी काली आंखें हैं, उन काली आंखों को अब आलस के बंधनों से मुक्त कर दो। दृग भर समेट लो यह श्री यह कांति। दृग अर्थात आंखें, नेत्र, नयन। श्री, श्री मतलब होता है सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य। कांति, कांति मतलब होता है चमक। कभी आगे कहते हैं कि हे मेरे देश के बच्चों, हे धरती के कर्णधार, हे आने वाले भविष्य के बच्चों, तुम सब सूर्योदय के बाद यह प्रकृति में, यह वातावरण में जो श्री फैली है, जो सौंदर्य फैला है और यह सूर्य की जो चमक दिखाई दे रही है, आंखें खोल करके इनको अपनी आंखों में आप भर लीजिए। कभी आंखों में बच्चों को यह भरने के लिए कहते हैं 2 बॉक्स बना दिया, एक में आएगा श्री, दूसरे में आएगी कांति। कवि ने बच्चों को यह समेटने के लिए कहा है, उत्तर होगा वही श्री
कांति। ध्यान रखें कि जब कविता का उत्तर बॉक्स में देने लगते हैं तब वहाँ पे गद्य रूप में दिया जाता है, लेकिन जब शब्द केवल लिखना होता है तो पद्य रूप में होता है। बही आती दिगंत से यह छब की सरिता अमंद। दिगंत, दिगंत अगर संधि विग्रह आप करेंगे तो दिग अंत, दो भाग होते हैं, एक होता है दिग और दूसरा होता है अंत। ग की जगह क हो जाता है संधि विग्रह में, तो यह बन जाएगा दिक धन अंत और व्यंजन संधि। दिगंत का अर्थ होता है कि दिशाओं के अंत। छवि, छवि यानी सौंदर्य, सुंदरता। सरिता मतलब नदी। अमंद, अमंद यानी मंद, मंद यानी धीमा। अमंद मतलब जो धीमा नहीं, मतलब तेज। यहाँ पे अ जो है वह उपसर्ग हो गया है। यह छब की सरिता अमंद झर 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 झर। कभी आगे कहते हैं वह आती दिगंत से छब की सरिता अमंद। यह जो सौंदर्य, यह जो प्रातः काल की सुंदरता है, जो यह तुम्हें दिखाई दे रही है, यह सौंदर्य, यह सुंदरता, यह बहती हुई नदी, मंद तेज गति से बहती हुई, झरझर करके बहती हुई नदी के पानी के समान है। जैसे तेज गति से बहती हुई नदी का पानी रुकता नहीं है, ठीक उसी तरह से प्रातः काल में, सूर्योदय में, चारों दिशाओं के अंत से जो सूर्योदय के समय सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, सुंदरता दिखाई पड़ रही है, वह यह बहती हुई तेज नदी के समान है। यह जल्दी ही चली जाएगी, इसलिए इसे जाने मत दो, इसे अपनी आंखों में भर लो। अमंद में आ क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। सरिता, सरिता का लिंग स्त्रीलिंग, सरिता बहती है। यहाँ पे देखेंगे झरझर, यह शब्द युग्म हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फूटा प्रभात, फूटा बिहान। आगे कवि कहते हैं प्रभात, प्रभात मतलब सूर्योदय, सवेरा। विहान, विहान मतलब सवेरा। कवि आगे कहते हैं कि सूर्योदय हो चुका है, सवेरा हो चुका है। अब क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति में, वातावरण में, वह कवि बताते हैं। छूटे दिनकर के शर ज्यों। शर, शर मतलब बाण। दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य। ज्यों, ज्यों मतलब जैसे। छवके बहनी, बाण। छवि यानी दृश्य। बहनी, बहनी बाण मतलब होता अग्नि बाण, आग के बाण। कभी कहते हैं कि प्रभात हो गया, सूर्योदय हो गया, सवेरा हो गया। सवेरा होने पर सूर्य की जो किरणें हैं, बाण के समान जो सूर्य की किरणें हैं, वे ठीक ऐसे ही लग रही हैं जैसे वे आग के बाण हों। आग के बाणों का दृश्य वे प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ प्रश्न बनता जा रहा है कि कवि ने दिनकर की किरणों को, सूर्य की किरणों को इनके समान बताया है। उत्तर होगा यहाँ पे अग्निबाण के समान। सूर्य के किरणों की विशेषताएं, तो पहला हुआ अग्निबाण, बहनी बाण मतलब अग्निबाण। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। केसर फूलों के प्रखर बाण। केसर एक पौधा होता है, आप जानते हैं लोग केसर खाते भी हैं। केसर का फूल भी होता है। प्रखर मतलब तेज। बाण आप जानते ही हैं, धनुष बाण का बाण। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से केसर के फूल लाल लाल रंग के होते हैं, बड़े तेज होते हैं, ठीक उन्हीं केसर के फूलों के समान यह तेज बाण दिखाई पड़ रहा है। ये तेज बाण किसका है? सूर्य का है। किस समय? सवेरे के समय। कवि कहते हैं कि केसर के बगीचों में, केसर के पौधों में फूल लग गए हैं, और केसर के फूलों में जो लालिमा है, जो लाल रंग है, उसे देखकर लगता है कि वह तेज बाण के समान है। ठीक उसी केसर के फूलों के तेज बाण के जैसे ही सूर्य की जो किरणें हैं,
वो भी है। आलोकित जिनसे धरा, आलोकित मतलब प्रकाशित, आलोकित में आलोक शब्द है, उसमें इत प्रत्यय लगाया हुआ है, बना आलोकित। आलोकित का अर्थ हो गया प्रकाश, धरा मतलब पृथ्वी। कवि कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर सूर्य का प्रकाश फैल चुका है। पूरी धरती वह सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठी है, कहीं पर भी अंधेरा नहीं है। प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, प्रस्फुटित मतलब खिलना, पुष्प पुष्प मतलब फूल, प्रज्वलित मतलब जलना, दीप मतलब दीपक, लौ भरे शिव। कवि कहते हैं कि सूर्योदय होने के बाद, सवेरा हो जाने के बाद, प्रातः काल हो जाने के बाद चारों तरफ जो बाग बगीचों में, उपवनों में फूलों के पौधे हैं वे खिल चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे वे लाल रंग के फूल दीपक हों, दीपक की लौ हों। जैसे दीपक जलता है तो उसकी लौ दिखाई पड़ती है लाल रंग की, ठीक उसी तरह से सूर्योदय के बाद खिले हुए ये फूल देखकर लगता है कि जैसे वे फूल नहीं, वे दीपक की लौ हों। लौ भरे सीप, और जो सीप होता है, आप जानते हैं सीपी कहाँ पाई जाती है, वह समुद्र में पाई जाती, तालाब में, उसमें कहते हैं मोती रहता है। लौ भरे सीप, और जो सीपी है वह सीपी भी लौ से भरी हुई है। लौ मतलब होता है आग। कभी कहते हैं वह सीपी भी आग से भरी हुई दिखाई दे रही। यह सब प्रभाव किसका है? यह सब प्रभाव सूर्योदय का है। फूटी किरणें ज्यों बहनी बाण, कभी आगे कहते हैं ज्यों मतलब जैसे, बहनी बाण मतलब वहनी मतलब आग होता है। कभी कहते हैं कि सूर्योदय होने पर, प्रातः काल हो जाने के बाद किरणें इस प्रकार से निकल रही हैं जैसे वे आग के बाणों की वर्षा कर रही हैं। ज्यों ज्योति शल्य, ज्योति मतलब प्रकाश, रोशनी, शल्य मतलब होता है भाला। उन्हें देख करके उन कवि कहते हैं कि सूर्योदय की किरणें जो हैं वे आग के बाणों के समान दिख रही हैं। सूर्य की किरणों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे नुकीला भाला हो, तेज भाला हो और उससे प्रकाश निकल रही हो। यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरुवन में जिनसे लगी आग, तरुवन, तरुवन यानी बगीचा या जंगल। कवि कहते हैं कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनमें फूल लग गए हैं, लाल रंग के फूल लग गए हैं। दूर से देखने के बाद, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, देखने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे उन बगीचों के फूलों को देखकर ऐसा, उन जंगल के फूलों को देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो। आग स्त्रीलिंग है। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, प्रवाल, प्रवाल का अर्थ होता है कोपल, कोपल मतलब नए पत्ते। कभी कहते हैं कि प्रातः काल में सूर्योदय होने के बाद नदी का जो गाल है अर्थात उसका जो किनारा, वह नदी के तेज बहाव के कारण गीला हो गया है। उसे देखकर ऐसा ही लगता है। और सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही, किनारों की रेत पर सूर्य की रोशनी पड़ रही, गीले हुए किनारों के ऊपर, रेत के ऊपर, तो रोशनी पड़ने से, सूर्य का प्रकाश पड़ने से वह चमक रही है। उसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे वह प्रवाल हो, अर्थात पेड़ों से निकले हुए नए नए पत्ते हों। अनुराग लाल, आगे कवि कहते हैं अनुराग अर्थात प्रेम, यह सब लाल रंग का है। और सत्य यह है कि प्रेम का रंग भी लाल होता है। तो हमें ईर्ष्या को छोड़ करके प्रेम के रंग में रंग जाना चाहिए। इस तरह से कवि ने यहाँ पर
प्रातः काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको उपसर्ग युक्त शब्दों को से शब्द बनाने हैं। आइए उसे सीखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम लोग यह व्याकरण का प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर लिखो। करना क्या है, उपसर्ग लगाना है या प्रत्यय लगाना है। यहाँ तक के भागों में जितने प्रश्न हैं 4, इनमें उपसर्ग जोड़ना है। आप जानते हैं उपसर्ग कब जुड़ता है, शब्द से पहले, यानी ये जो शब्द दिए हैं इनके पहले जुड़ेगा। प्रत्यय कब जुड़ता है, वह जुड़ता है शब्द के बाद। पहले जुड़ा शब्द के तो वह उपसर्ग कहलाएगा, शब्द के बाद जुड़ा तो वो प्रत्यय कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। शाश्वत यह शब्द है, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे आ तो यह बनेगा अशाश्वत। इसी तरह से अगला है राग। राग में अभी हम लोगों ने पढ़ा अनु उपसर्ग जोड़ेंगे और बन जाएगा अनुराग। संदेह, संदेह इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे, वह जोड़ेंगे निस तो वह बनेगा निस्संदेह। इन शब्दों से आप परिचित होंगे। अब यहाँ पे निस उपसर्ग जुड़ रहा है, यहाँ आ, यहाँ पे अनु। स्मरण, स्मरण में वी उपसर्ग जोड़ेंगे और वह बनेगा विस्मरण। जन्म, जन्म में यहां पे हम जब जोड़ेंगे उपसर्ग तो आ जोड़ेंगे, वह बन जाएगा आजन्म। रस, रस में नी उपसर्ग जोड़ेंगे और वह बनेगा नीरस। इसी तरह से इसी क्रम में यहाँ पे अगला है रिक्त। रिक्त मतलब खाली, इसमें अति उपसर्ग जोड़ेंगे और वह बन जाएगा अतिरिक्त। देश, देश में प्र जोड़ सकते हैं, वी जोड़ सकते हैं, तो हमने जोड़ा प्रदेश। अब यहाँ पे उपसर्गों की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आ उपसर्ग जोड़ा है, यहाँ पे अनु जोड़ा हुआ है, यहाँ पे वी जोड़ा है, यहाँ पे निस जोड़ा है, यहाँ आ जोड़ा है, यहाँ नी जोड़ा है, यहाँ प्र जोड़ा है उपसर्ग और यहाँ पे अति उपसर्ग जोड़े गए हैं। इस तरह से जब किसी शब्द के ठीक पहले आप कोई शब्द जोड़ते हैं तो उससे नया शब्द बनता है और वह जुड़ने वाला जो शब्द है वह उपसर्ग कहलाता है और पूरा शब्द उपसर्ग युक्त शब्द कहलाता है। अगला है हमारा आलोक। आलोक में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा आलोकित। यहां पे हमने इत जोड़ दिया, क तक था इत जोड़ दिया तो इत प्रत्यय जुड़ा आलोकी। समझ में दार जोड़ दिया तो बन गया समझदार, यहां दार प्रत्यय जुड़ा। पत्थर में ईला पत्थर जोड़ दिया प्रत्यय तो वह बन गया पथरीला और आधा तक का लोप हो जाएगा, यानी वह गायब हो जाएगा, साइलेंट। पथरीला, जब दो अक्षर जुड़ते हैं तो कभी कभी नई चीजें होती हैं। दया, दया में दयालु जोड़ सकते हैं, दयावान जोड़ सकते हैं, तो दोनों होता है दयावान। समय, समय में इक जोड़ेंगे तो सामयिक हो जाएगा। दूध में जोड़ेंगे इया तो दूध प्लस इया तो दूधिया, दूधिया। गरम, गरम यह बहुत गरम है, आज गर्मी बहुत है, ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगा। प्यास, ज्यादा कुछ नहीं, आ जोड़ देंगे वह बन जाएगा प्यासा।
तो यहाँ देखेंगे तो हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने इत जोड़ा, आलोक में इत जोड़ा, आलोकित बन गया। पत्थर में ईला जोड़ा और वह पथरीला बन गया। समय में इक जोड़ दिया और वह सामयिक बन गया। गर्म में ई जोड़ा और वह गर्मी बन गया। समझ में दार जोड़ दिया, समझदार बना। दयावान में वान जोड़ा और दयावान बना। और दुधिया में ई, यहाँ पे ईया जोड़ दिया और वह दुधिया बन गया। प्यास में आ जोड़ दिया प्रत्यय, वह प्यासा बना। इस तरह से यहाँ पे इत, ईला, इक, ई, दार, वान, इया, आ, ये सभी इन शब्दों के बाद जुड़े हैं। इस कारण ये सभी इनमें जुड़कर एक प्रत्ययुक्त शब्द बनाए। ये प्रत्यय है और ये प्रत्ययुक्त शब्द हैं। वैसे यहाँ पे हमने पहले जोड़ा था, आ जोड़ा है, यहाँ पे निस जोड़ा हुआ है, यहाँ पे आ जोड़ा है, यहाँ पे अति जोड़ा हुआ है, यहाँ पे प्र जोड़ा हुआ है, यहाँ पे नी जोड़ा है, यहाँ पे वी जोड़ा है और यहाँ पे अनु जोड़ा है। तो ये सभी शब्द के पहले जुड़े हैं, ये उपसर्ग हैं। उनसे जुड़कर बनने वाले शब्द जो हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से यह हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हुआ। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।